हाँ। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन है ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं कि व्हाट इज रेशियो। तो समथिंग अपॉन समथिंग इज कॉल्ड रेशियो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने लिखा है कि ए अपॉन बी, सो दिस कैन बी रिटन एज ए रेशियो बी, है ना। इतनी बात तो सबको समझ में आती है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने लिया P इज इक्वल टू 40 और Q इज इक्वल टू यहाँ पर 50 ले लिया, है ना। देन अगर मुझे यहाँ पर P को Q से डिवाइड करना पड़े तो मैं लिखूंगा 40 डिवाइडेड बाई 50। हम्म, ये लिखूंगा ना। अच्छा, तो ये बिल्कुल सही चीज है कि यही बोल दोगे कि सर P/Q इज 40/50। और अगर इसको रिड्यूस करने की बात की जाए तो तुम 4 into 10 और यहाँ पर 5 into 10 लिख दोगे, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। दिस इज HCF, दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये अपन एलिमिनेट करते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स रूल है ना, सबको पता है। अब सेम चीज को मैंने डिवीजन में लिखा है, सेम चीज कैन बी रिटन एज P/Q एज 40:50, है ना। और अक्सर टीचर ने पढ़ाया है कि इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करके लिख दो, तो आप लिखते हैं 4:5, यानी जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज यहाँ लिख दी गई, है ना। तो वैल्यू तो 40 और 50 दिया गया था, और P और Q आया है 4 और 5 के रेशियो में। रेशियो मतलब होता है, उसका डेफिनेशन होता है, उसका मीनिंग होता है रिलेशन, है ना। कि P और Q इस रिलेशन में होंगे, यानी अगर P 4 हुआ तो Q होगा 5, ऐसा होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर रेशियो, यानी अगर तुम रेशियो बताओगे तो तुम्हें बहुत रिड्यूस फॉर्म में बताना होता है ना, कि पूछा गया व्हाट इज द रेशियो। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है, बट यूजुअली हम रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रेशियो बताते हैं, है ना। तो क्या किया रिड्यूस फॉर्म में रेशियो बताने के लिए, HCF हटाया है। क्या हटाया है? HCF हटाया है। तो इसका ये मतलब हो गया कि रेशियो की वैल्यूज एक्चुअली एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती हैं, ये किसी एक केस में एक्चुअल वैल्यू बन सकती हैं, ठीक है ना। ये किसी एक केस में एक्चुअल वैल्यू हो सकती है, किसी एक केस में। यूजुअली उनको हम क्या मानेंगे कि इस रिलेशन में होंगे। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी अगर 4 और 5 से मुझे एक्चुअल वैल्यू पे जाना पड़ेगा, तो जो HCF मैंने हटाया है वही HCF वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुमने अक्सर देखा होगा कि मान लो कि अगर मैंने M/N यहाँ पर 1:2 लिख दिया है, तो तुमको अक्सर बताया गया है कि सोच लो कि M का वैल्यू 1x है और N का वैल्यू 2x है। ये x सेम ही वेरिएबल तो है। बेसिकली यहाँ पे HCF अननोन है, तो HCF को तुम कोई वेरिएबल लेट कर लेते हो और उसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो रेशियो की वैल्यू में, तो वो एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। आई बात समझ में? तो कभी भी रेशियो की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा उन वैल्यूज के साथ कोई एक वेरिएबल लगा दोगे। तो ये बेसिकली एक बहुत बेसिक फंडा हो गया रेशियो को समझने का। रेशियो जहां होगा वहां यूनिटरी मेथड है ना। अब पहली बात है कि जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि मेरे पास दो बंदे हैं, है ना। के और एल, ये दो बंदे हैं। मैंने डिसाइड किया है कि इन दो बंदों में मुझे कुल मिलाकर के 50 चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी इन दोनों के पास 50 चॉकलेट्स चली जाए। देन आई डिसाइडेड कि के को जब 2 मिले तो उस टाइम में एल को 3 मिले। ये मैंने डिसाइड किया है, यानी के और एल को 2:3 के रेशियो में जो है मिले चॉकलेट्स, है ना। ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर के को 2x नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल रही है तो एल को कितना मिलेगा, 3x नंबर ऑफ चॉकलेट्स। और इन दोनों के पास कुल मिला के 50 चॉकलेट जानी चाहिए, 50 से इक्वेट किया है, 5x आया है, ये है 50। दैट मीन्स x = 10। तो इससे पता चल जाएगा कि के पास 20 चॉकलेट जाएगी और एल के पास 30 चॉकलेट जाएगी। इतना तो समझ में आ गया है। अच्छा, सेम चीज हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड यानी कि यहां पर अगर आपको दिया गया है कि के और एल 2 और 3 के रेशियो में उनको चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो के को जब 2 मिल रहा है तो एल को कितना मिल रहा है, 3 चॉकलेट मिल रहा है। तो दोनों को ऐड कर दो, इन दो टू वैल्यू, ऐड दीज टू वैल्यूज, 2 + 3 5। तो यहां पर लिखो 5 इज इक्विवेलेंट और करस्पॉन्ड है 250, यानी 5 50 के बराबर है। यही तो बोलते हैं ना, 5 यूनिट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं कि अगर के को 2 यूनिट ऑफ चॉकलेट मिल रहा है, के एल को 3 यूनिट ऑफ चॉकलेट मिल रहा है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 5 यूनिट ऑफ चॉकलेट मिल गया। तो 5 यूनिट ऑफ चॉकलेट 50 चॉकलेट्स के बराबर है। सो 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो जाएगा, 10। सो 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट 10
चॉकलेट्स के बराबर है, अगर 1 यूनिट 10 के बराबर है तो 2 बराबर होगा 20 के, और 3 इक्वल होगा 30 के। क्या यहां तक बात समझ आ गई है? बोलो। तो बेसिक चीज थी, है ना। अब अगर मैं कुछ और चीजें हैं रेशियो में, कुछ और चीजें हैं जो जानने की जरूरत है। क्लब करना, हम रेशियो को क्लब कैसे करते हैं, उन सब चीजों को जरा समझ लेते हैं। मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। तो A:B अगर मैं लिख रहा हूं 1:2, और यहां पर B:C अगर मैं लिख दूं यहां पर 7:5, ऐसे लिख दिया। अब देखो, दो के पेयर्स में, दो दो के पेयर्स में रेशियो दे दिया गया है। तुमसे पूछ सकता है, तुमसे पूछेगा कि बताओ A:B:C क्या है। तुम में से कई लोग जानते होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो ऐसे समझें कि दोनों पेयर्स हैं, उनमें से ये एलिमेंट कॉमन है। पहले पेयर को आप ऐसे लिख लेंगे, और उसके करस्पॉन्ड उसका रेशियो लिख लेंगे 1:2। और उसका सेकंड पेयर, यानी कि जो सेकंड पेयर उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, और अश्योर करेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट है वो डायगोनली अपोजिट आए। ठीक है ना, यानी B:C। इसका रेशियो क्या है? 7:5 है। अब क्या करोगे यहां पर कि मेरे को A:B:C निकालना था, तो मुझे A के लिए इन दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करना है। 7 × 1 7 आएगा, और B के लिए इन दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करना है। 7 × 2 = 14। और मुझे C के लिए इन दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 × 2 = 10। तो यानी मैंने क्लब कर दिया, है ना। आई बात समझ में? क्लब करना समझ आ गया है। ठीक है। तो अगर मैं P:2Q = 2:1, Q:2R = 3:5, और R:S = 7:2, यहां पर ये मैं दे दे रहा हूं। ठीक है। अब P:2Q:2R:S अपने को निकालना है। ठीक है, वैसे ही करेंगे। अब यहां पर देर आर 3 पेयर्स ऑफ रेशियो, PQ, QR और RS। ध्यान से समझते समझते जाओ। Q वाला एलिमेंट यहां पर है, Q वाला एलिमेंट यहां पर भी ये कॉमन है। तो पहले P और Q को लिखा, P:2Q, और उसके सामने उसका वाला रेशियो। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा वाला उठाएंगे Q और R, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे। और यहां पर क्या है? 3:5। आ गया बात समझ में? और तीसरा वाले में, अब जो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? R कॉमन है। तो इनके नीचे, इसके जस्ट नीचे R:S वाला रख देंगे यहां पर। तो ध्यान रहे कि जो कॉमन है वो डायगोनली अपोजिट आएंगे, और पहले पेयर में वो राइट एक्सट्रीम में आएगा। फर्स्ट पेयर में कहां पे आएगा? वो राइट एक्सट्रीम में आएगा। तो मैंने यहां पर लिखा 7:2। अब तुम्हें P:2Q:R और S लिखना है। P के लिए इन तीन वैल्यूज का वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन कर दो। 7 × 3 = 21, 2 × 42 लिख दिया। ठीक है। नाउ अब P कंप्लीट हो गया है। P के जस्ट सामने Q बैठा हुआ है, और Q के Q यहां पर भी है, और यहां पे भी Q की वैल्यू है। तो आप यहां से चलेंगे डायरेक्टली, और फिर ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है ना। P के सामने कौन बैठा है, और Q इधर भी है, इधर से चलेंगे इसके पास आ जाएंगे, यानी यहां से चल के घूमना है। ठीक है ना। सो 1 3 × 7 = 21। ठीक है ना। अब हर एक वैल्यू के लिए हम यहीं से चलेंगे। ठीक है। नाउ Q का कंप्लीट हो गया है। Q के सामने कौन है? R है, और R इधर है, तो चलेंगे यहां से ही। यहां पर आएंगे, यानी इस R के पास आएंगे, और फिर इस R के पास घूम जाएंगे। ठीक है ना। सो 5 × 1 × 7 कितना आया है? 35। ओके, समझ आ गई बात। अब R कंप्लीटेड है, S सामने बैठा है, तो चलेंगे यहां से। इन तीन वैल्यूज का वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एक्सट्रीम्स वाले जो भी होंगे उनका वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन ही होता है। P के लिए इन तीन वैल्यूज का, और S के लिए इन तीन वैल्यूज का। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो ये आपका रेशियो बन जाता है। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है? जितना मैं बता रहा हूं उस पर सिर्फ ध्यान देना। P का निकाल लिया, Q सामने बैठा है। Q से चलेंगे, इस वाले Q पे आएंगे, फिर R के पास घूम जाएंगे, यानी कि इसको भी इन्वॉल्व करना है ना। हाँ, यस।
क्यू क्यू फिर ये ऐसे आएगा ना, घूम जाएगा यहाँ पर। फिर आर सामने बैठा है यहाँ पर। अब चलेंगे स्टार्टिंग यहां से ही करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे क्योंकि इसको भी इन्वॉल्व करना है ना, रेशियो में ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्यू के पास आर के बाद आर आए, आर पे फिर ये आर पे आ गए, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। तो 1 × 5 × 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर आर कंप्लीट हो गया, एस सामने बैठा है, आप चलेंगे क्यू के पास जाएंगे, फिर आर के पास जाएंगे, फिर एस के पास आ जाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर। इतना बात समझ में आ गया? कुछ और चीजें हैं उसको समझ लिया जाए। अब जैसे कि है ना, मुझे फ्रैक्शंस में रेशियो दिया जाए, जैसे 1/2 is to 1/5 दे दिया जाए ऐसे करके। अब ये दो वेरिएबल है तो बहुत आसान होता है ना, कि कहा जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यानी A/B क्या हो जाएगा, 5:2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब है कि 5 का 1 से मल्टीप्लाई करके ए के लिए बनाएंगे वो वैल्यू, और 2 का 1 से यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके बी के लिए बन जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? तो बेसिकली ये देखा जाए तो दो वेरिएबल में क्या है कि तुम A/B लिख दोगे तो तुम्हें मिलेगा 1/2/1/5, यानी कि 5:2। ऐसे भी हो जाएगा, रेशियो मतलब डिवीजन, ठीक है, डिवाइड कर रहे हो तुम। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है ना, इतनी चीज क्लियर है? अच्छा। अब कहा जाता है कि एक एलसीएम मेथड भी है, एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड कहता है कि अगर फ्रैक्शन, ये यूनिवर्सल मेथड होता है जो तुमने किया है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वो वही है। तो एलसीएम मेथड कहता है कि अगर फ्रैक्शंस में रेशियो दिया जाए तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो, और उसी एलसीएम वाली वैल्यू से हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा दो। तो बेसिकली, अब एक और चीज मैं बता दूं कि ए और बी का रेशियो 1/2 is to 1/5 दिया है, इनको हम इंटीग्रल रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। तो एलसीएम मेथड में क्या है कि हम एलसीएम ऑफ इस गिवन केस में 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ए और बी के लिए हम क्या करेंगे, ए का फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और बी का फ्रैक्शन है 1/5, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर 5:2 आ जाएगा। तो रेशियो वाला जो, जहां पर रेशियो में, सॉरी फ्रैक्शंस में रेशियो आएगा ना, तो आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है और उससे कर लेना है। ये यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताना, A/B/C = 1/3, 1/5 और 1/7। अन्य डन। देखो 357 का एलसीएम ले लिया, ठीक है। सो 1/3 × 105। और इस टू 105, 105, और यहां पर आएगा 107 इंटू, तो क्या आ जाएगा, 35, 21 एंड 15 आ गया, ठीक है। अब यहां से ना एक शॉर्टकट वाला मेथड निकल जाता है, शॉर्टकट क्या है वो देख लो इस केस में। शॉर्टकट, A/B/C है 1/3, 1/5 और 1/। शॉर्टकट यहीं से डिराइव होता है, यानी एलसीएम वाले मेथड से ही। क्या करना है ध्यान दो, ए का निकालना है ना, तो इस वाले फ्रैक्शन को इग्नोर कर दो, इग्नोर इस, बाकी बचे दो फ्रैक्शन, और इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 7×5 = 35 यहां रख दो, ठीक है ना, इस टू। अब सिमिलरली बी के लिए इसको इग्नोर कर दो, तो 7×3 = 21। आगे बात समझ में? हाँ, 7×3 यानी इसको इग्नोर करेंगे,
ये जो दो फ्रैक्शंस बच रहे हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 3 जा कितना आ गया, 21। और फिर सी के लिए क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को इग्नोर कर दो, 5 3 जा 15। फिर बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, बाद में तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इससे बस जल्दी आ जाएगा। हाँ, बाद में तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम आजाद हो। ठीक है। P is to Q is to R is to S 1/4 is to 1/3 is to 1/5 is to 1/7। क्या आ जाएगा, जल्दी से कर लो। टेक अ टाइम। हाँ जी, तो इसको इग्नोर करेंगे ना अंगद? हाँ, तो कैसे करेंगे अंगद? क्या बात है, 7 3 5 जा 3 जा, वेरी गुड। 7 5 जा और 4 जा 140, है ना। और 7 3 जा एंड 4 जा 84। और उसके बाद 5 3 जा एंड 4, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, छोड़ दो, है ना। कोई बात नहीं, तुम तेज हो, ठीक है। अभी ये सही है। हाँ, ठीक है, हो गया यहां तक। चलो दूसरा। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि यहां पर हम जो भी फ्रैक्शन ले रहे हैं न्यूमरेटर में, 1 1 है हर केस में। व्हाट इफ अगर न्यूमरेटर में 1 ना मिले, कोई और वैल्यू मिले या 1 से बड़ी कोई वैल्यू मिले, तब क्या करेंगे? एलसीएम मेथड तो यूनिवर्सली काम करेगा, एलसीएम मेथड से ही हम कर लेंगे। जैसे मान लो, अच्छा, दो वेरिएबल आया तो इट इज वेरी इजी कि मैंने 3/2 कर लिया और यहाँ पे 1/5 कर लिया, ऐसे करके। तो इस केस में तो तुम्हें आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, 5 3 जा और 2 1 जा। ये बहुत इजी हो गया। ए इज टू बी इज टू सी, अगर मैं यहां पर रखूं 3/5, 1/4 और 2/7, है ना। एलसीएम वाला करो, आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर एलसीएम नहीं लगाना चाह रहे हो, वैसा ही कुछ करना चाह रहे हो जैसा हमने किया है, तो कुछ नहीं, अज्यूम कर लो कि अभी ये 1 है न्यूमरेटर में, सारा ही 1 है। और जैसे उस सिचुएशन में करते थे वैसे ही कर लो। 7 4 जा 7 5 जा और 20। अब सुनना, यहां न्यूमरेटर में 3 है, इसको 3 से आगे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 84। 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 35 ही रहेगा। और यहाँ पर 2 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 40। बस इतना काम आगे जाके कर लेना है। तब बात समझ में आ गया? न्यूमरेटर में अगर 1 से कोई वैल्यू बड़ी आ रही है तो उससे हम सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे फाइनल रेशियो पे जाने के लिए। This is shortcut derived from the LCM method. If you know LCM method, it is very easy. It is up to you. तुम चाहे जो भी लगाओ, चाहे LCM method लगाओ या फिर शॉर्टकट लगाओ।
तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमें किस किस तरह के रिलेशन मिल सकते हैं, रेशियो मिल सकते हैं, जहां उनको हम एक उसमें ग्रुप में क्लब कर सके, ठीक है ना। एक और तरह का यहाँ पर मिलेगा इस टाइप का, ध्यान देना, कि बोलेगा ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी, ऐसा कुछ करके बोलेगा। तो जहां पर दो वेरिएबल है, इट इज वेरी इजी कि ए और बी का निकालना है, तो क्या करेंगे कि जो बी में जो जो कोफिशिएंट बी का है वो रेशियो में एक ही लिए बन जाएगा, है ना, जहां पर दो वेरिएबल आ रहे हैं। और जो दो का, जहां पे ए का कोफिशिएंट है दो, तो वो बी के लिए बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा मिलता है ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सी, ऐसे कुछ मिल जाए, तो कुछ नहीं करने का, ए इज टू बी इज टू सी ऐसे लिख लो, है ना। सिमिलरली जो हमने फ्रैक्शन के केस में किया वैसे यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। ए का निकालना है, इस पार्ट को इग्नोर कर दो, बाकी बचे दो टर्म उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा, बी के लिए 7 2 जा 14, और सी के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रेशियो। तो हमें इन सब चीजों को बहुत तेजी से, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, है ना, ये सारा जो है कैलकुलेशन का पार्ट है। रेशियो जहां पर आएगा ऐसी चीजें, ऐसी बातें कर सकता है, तो हम उसको फटाफट जो है सेम ग्रुप में ला सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे 4 टाइम्स ऑफ पी इज इक्वल टू 6, नॉट 6, 5 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर, और इज इक्वल टू यहाँ पर एस है। तो आपको बताना है P इज टू Q इज टू R इज टू S। स्नेहा आ गया, अफिया, आन्या हो गया। देखो तो इस वाले टर्म को इग्नोर कर दो, है ना। 1 इंटू 3 इंटू 5, 15। उसके बाद 1 इंटू 3 इंटू 4, 12। उसके बाद 1 इंटू 5 इंटू 4, 20, एंड देन 60 आएगा। क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, छोड़ दो इसको इसके हाल पे। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई? अमन, समझ आ रहा है बात? बोलो, बिल्कुल बेसिक से चीजें चल रही है। हाँ, आ रहा है। अंगद, हो गया? अब सवाल पे चले हम लोग। इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर हम सवाल को अब शुरू करने जा रहे हैं। विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, डिस्कशन करेंगे, और तुम्हें कोशिश करके हर एक सवाल का आंसर जो है देने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब यू हैव टू ट्राई टू आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। बहुत बेसिक सवाल है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन इक्वेशन बनाओ और देखो कि क्या आंसर आ रहा है।
स्वस्तिक कितना आया? ऐश्वर्य 420, रॉन्ग है। साहिल 240। चलो प्लीज देखो, देखो प्लीज, देखो जो ना है ना उसको थोड़ा सा ट्राई करते रहना चाहिए। प्लीज समझो इस बात को। तुम एक बार ट्राई करे, तुमने एक बार सवाल रीड कर लिया, आंसर आ गया है, ठीक है। अब तुम खुद कह रहे हो कि नहीं नहीं गलत है, तो तुम्हें कैसे पता वो गलत आंसर है? या तो तुम उसको सच मान के बैठ जाओ कि वो सही है। तुम सॉल्व कर रहे हो, कोई आंसर आ रहा है, फिर तुम कह भी रहे हो कि वो गलत है। तो अगर वो गलत है तुम्हारे हिसाब से भी, अगर वो गलत है, तो क्या तुम और दोबारा से ट्राई नहीं कर सकते? क्या रीड नहीं कर सकते दो बार तीन बार सवाल को? क्या वो चीज नहीं कर सकते जो बताया गया है? यहाँ पे वही करना है हमें, ठीक है ना। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, और सी इज टू डी दिया हुआ है। अब बी एंड सी गेट 1120। बी एंड सी गेट मतलब एक साथ मिलाकर, है ना। इनको मिला करके कितना मिला है इनको? 1120 मिला है। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए। अच्छा, तुमने जस्ट थोड़ी देर पहले ये क्लब करना सीखा है। पहले हम क्लब कर ले एक बार, चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जो तुम सीख रहे हो ना वो करो पहले तो। 1:2, फिर B:C, 3:4, और फिर उसके बाद C:D। पहले ये करो तुम। 5:6, है ना। अभी क्या करेंगे? A:B:C और D करेंगे, है ना। अभी क्या है ए का वैल्यू? 5 3 15, ठीक है ना। 5, अब फिर क्या है बी के लिए क्या करेंगे? 2 3 6 5 30। उसके लिए सी के लिए 2 4 8 5 40। फिर 2 4 6 और 6 2 4 8 6 48। यस, 48। सो अभी और रिड्यूस होगा क्या ये? नहीं होगा। अब काम करो, या तो तुम वेरी यस यस कि ए को 15x रुपीज मिले, ऐसे बोलो। ये सब करना सीखो यार स्टार्टिंग में। मतलब हवाई जहाज मत बनो तुम, मतलब कि एक चीज पढ़ लिया फिर कूदने लगे, नहीं। बिल्कुल बेसिक से जाओ। इसको कितना मिल रहा है फिर तो? 30x मिल रहा है। इसको कितना मिलेगा? और इसको कितना मिलेगा? इतना है। आ रहा है समझ में? अब एक बात बताओ, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? ऐड करो। 30x और प्लस का 40x विल बी इक्वल टू 1120। 70x इज इक्वल टू 1120, और x इज इक्वल टू 16 आ गया। और अगर x आ गया तो a का भी तो शेयर निकल जाएगा ना। 15 × 16, तो शेयर ऑफ a इज इक्वल टू, a के लिए 15 × 16 हो गया। यही आंसर है, इट इज 240। 240 यूनिटरी मेथड कर सकते थे, ना लेते वेरिएबल, है ना। 30 और 40 का रिस्पॉन्ड टू 1120 कर देते, उसका भी आंसर 1 यूनिट बराबर होता 16 के। अगर 1 यूनिट इज करस्पॉन्ड टू 16 रुपीज, तो 15 रुपीज, तो सॉरी 16 रुपीज, तो 15 यूनिट बराबर हो जाता 240 के। तो ऐसे हम कर सकते थे। अच्छा, एक और चीज हम सोच ले, अगर कि यहाँ पर B:C का रेशियो तो दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है। B:C का रेशियो दिया हुआ है, और इन दोनों को मिला करके ही तुम्हें कितना मिल रहा है? 3:4। तुम्हें कितना मिल रहा है? 1120। तो मैं ये मान लू कि बी को अगर 3y मिल रहा है, बी को अगर 3y मिल रहा है। देखो यहां पर ना इस वाले सॉल्यूशन में मैंने x लिया था, यहाँ पर वहां मैं y लूंगा, ठीक है। x ही नहीं लेंगे, क्योंकि हम अलग अलग सॉल्यूशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो c इज इक्वल टू वॉट? 4y, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 7y, जो कि बराबर होगा 1120 के। सो y विल बी इक्वल टू 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा मैंने B:C, और ये 3:4 है। यानी इसको मिलेगा कितना? 480, और इसको मिलेगा, आई बात समझ में? ठीक है ना, आ गया बात समझ में? तो बी और सी को 480 और 640 मिल रहा है। बी रेशियो में है ए के साथ,
बी है रेशियो में किसके साथ, ए के साथ, और वहां रेशियो दिया हुआ है। इसका पता है मतलब क्या है, बी जो भी पाएगा उसका आधा। बी को 2 रुपया अगर मिल रहा है तो ए को मिलेगा 1 रुपीज, तो अगर बी को मिल रहा है 480 रुपीज, तो इसको कितना मिलेगा, 240 रुपीज। आ गई बात समझ में? गुड, बहुत अच्छे। तो आपको ना एकदम आंखें खुली रखनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, आप जैसे टेस्ट में हो सकता है यही तुम्हें क्लिक करेगा, क्योंकि इसके लिए ना बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि आप बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन कर लिया, सवाल में ये दिखा, अच्छा यही कर लेते हैं। सबके अलग अलग सॉल्यूशन आ सकते हैं, आंसर सेम होना चाहिए बस। ठीक है, तो आगे चले। स्नेहा आया, क्रिश, तन्मय, स्वस्तिक डन। चलो, अथर्व हो गया। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एज टू बी कितना है, 3:5। बी इज टू सी इज 4:7। So A is to B is to C 12:20:35। यहाँ यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या मान लो कि 12x एज है ए का, 20x है बी का, और 35x है एज सी के लिए। और कह रहा है कि इफ सी इज 46 ईयर ओल्डर देन ए, यानी कि इनके और मतलब सी और ए के बीच का जो एज है ना, वो डिफरेंस कितना आएगा, 46। So 35x minus 12x is equal to 46। 23x is equal to 46 और x is equal to 2। अब यही सेम चीज यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे कि 35 - 12 23। सो 23 करिस्पॉन्ड 46 और 1 करिस्पॉन्ड 46 डिवाइडेड बाय 23, दैट मीन्स 2। तो अगर 1 यूनिट 2 इयर्स ऑफ एज के बराबर है, तो यहां से हम हर एक किसी का निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
जीवना आया? नहीं आया। देखो, अपना जैसे हमें लैंग्वेज भी पकड़ना है, स्टोरी में क्या बोल रहा है उसको समझना है। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। हाँ, तो मंथली इनकम अगर ए और बी का 5:7 का रेशियो दिया है, तो क्या मैंने यहाँ पर लिख लेना है कि ए अगर 5x रुपीज अर्न कर रहा है तो बी कितना करेगा, है ना? सेम उसमें है तो वेरिएबल सेम लगाने का, ठीक है दोनों में। यस, 5x एंड 7x। अच्छा, नाउ क्या कह रहा है वो, प्लीज बताओ। द एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 2:3। तो एक्सपेंडिचर 2y अगर ए कर रहा है तो ये कितना कर रहा होगा? अलग अलग वेरिएबल मानेंगे, है ना? इनकम का रेशियो और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वेरिएबल्स इनके अलग अलग होंगे, मानना है अलग अलग। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ ईच सेव्स 800 रुपीज, हर एक बंदा 800 रुपये सेव कर रहा है, यानी कि इनका सेविंग सेम हो गया। बोलो ना, सेविंग सेम हो गया। सेविंग सेम, देखो इस पे मैं बोलो सेविंग सेम हो गया। और सेविंग क्या होगा, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए तो सेविंग के बराबर आएगा। तो ए का सेविंग क्या है, 5x - 2y। बताओ ना, 5x - 2y। क्या ये इक्वल है, दोनों सेम सेम सेव कर रहे हैं, सेम मतलब इक्वल सेव कर रहे हैं, दिस माइनस दिस के? बोलो ना, सेम सेव कर रहे हैं। और क्या ये बराबर है 800 के? क्या इक्वल है 800 के? इन दो के साथ मैं एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लूं? बोलो ना, इन दो के साथ मैं एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लूं? तो 5x उधर लेके जाओगे तो 2x बनेगा, और 3y इधर आएगा तो y बनेगा, यानी y 2x के इक्वल है। y, अच्छा, तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स रूल फॉलो करना है कि सब्स्टिट्यूशन कराया जाए, सब्स्टिट्यूट कराया जाए। तो किसको सब्स्टिट्यूट कराया जाए? अब पूछा क्या है कि द मंथली इनकम ऑफ ईच आर, यानी हमें एक्स मिल जाए तो मजा आ जाए। इसका मतलब ये है कि दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, या फिर दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। आई बात समझ में? क्योंकि दोनों ने सेम सेव किया है। अगर मैं इन दो को उठा लूं कि 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू 800, क्या कुछ गलत किया मैंने? मैंने तो भैया सेविंग को ही 800 के बराबर किया है। या ये कर लो, और या फिर 7x माइनस का 3y इज इक्वल टू 800 कर लो। भाई दोनों में से किसी एक को यूटिलाइज कर लिया जाए, क्योंकि दोनों ही तो सेविंग है और बराबर है दोनों के ही सेविंग के। तो x चाहिए तो y को रिप्लेस करा दो। तो मैं यहां पर इसको खाली यूटिलाइज करूं तो 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू 800। तो x इज इक्वल टू 800 आ जाएगा यहां से, और या फिर यहां से भी वही आएगा, चाहे तो देख लो सॉल्व करके। आई बात समझ में? तो x इज इक्वल टू 800 आया है, मंथली सेविंग की बात कर रहा है। तो ये ए कितना इनकम, ए का इनकम, सॉरी मंथली इनकम की बात कर रहा है ना, ए का इनकम क्या होगा फिर? 4000। और बी के लिए 5600 हो गया। ये इनका मंथली इनकम है। एक्स का वाली कितना आया है, इसका इनकम कितना है ए का, तो एक्स में रखो 4000। 7 × 800, 5600। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। बात समझ आ गई है? हाँ। तो यार मैं सिखा रहा हूँ या फिर मेरे कैलकुलेशन से वो लोग जिनका कैलकुलेशन वीक है, जो मैथ्स में बहुत ज्यादा खुद को फिट नहीं पाते हैं, वो प्लीज ऑब्जर्व करें कि सॉल्विंग कैसे की जा रही है, पढ़ कैसे रहे हैं, इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। तो उस पे तुम फोकस करो, ना कि तुम आंसर पे फोकस करो। आंसर आएगा लेकिन जब इक्वेशन सही बनेगी तो। आंसर आएगा जब आप सॉल्व कर पाओगे। और सॉल्व करने के लिए तुम्हें पेशेंस की जरूरत है। सॉल्व करने के लिए तुम्हें रीड करना है सवाल को, और जो तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें उस टाइम तक समझ आ रहा है उसको लिखो। खाली पढ़ करके ही बैठो बैठो मत। मन से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। जो मन में आ रहा है उसको कॉपी पे उतारो और फिर इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है? बिल्कुल बेसिक वाले ही सवाल अभी हम कर रहे हैं।
52। कितना आया है? ठीक है, देखो, इन अ मैच द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय रोहित, विराट एंड शिखर। रोहित, विराट एंड शिखर 672। विराट और शिखर का जो यहाँ पर रोहित एंड शिखर, रोहित एंड शिखर, और फिर आगे दिया विराट एंड शिखर। तो तुम में से ज्यादा लोग विराट एंड शिखर ही लिख दिया है। पलट के लिखना था शिखर एंड विराट। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 3:7। अभी रोहित इज टू शिखर इज टू विराट जो आएगा वो 6 आएगा, 15 आया और 35 आया। और इनको अगर मैं 6x और 15x एंड प्लस 35 यहां पर करना पड़ेगा टोटल स्कोर के लिए, इन तीन वैल्यूज को ऐड कर दो। तो अगर इन तीन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आएगा 672 के बराबर। सो 56x, x इज इक्वल टू, तो किसका पूछा उसने? रोहित एंड शिखर। तो रोहित एंड शिखर ये है 21 × 12, 252। इज द आंसर। अमन, आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? भैया शिखर स्कोर कर रहा है 15x का और ये 6x का। तो 15x + 6x इज इक्वल टू 21x। तो x का वैल्यू आ गया है 21 × 12। दिस इज द आंसर। ठीक है। हाँ। अन्य डन। नहीं आया। तन में गया। स्वास्तिक। अमन।
ए बी सी डी वर्किंग टुगेदर फॉर रुपीज 51540, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनको मिला करके 1540 रुपए मिलने हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब द सैलरीज, द शेयर्स ऑफ द वेजेस आर डिवाइडेड एज ट्वाइस ऑफ ए, तो ट्वाइस ऑफ ए यानी दो गुना। अभी ऐसे बोल रहा है थ्राइस ऑफ बी क्वाड्रुपल ऑफ सी 5 टाइम्स ऑफ डी आर इक्वल, यानी सारे बराबर हैं, ये सारे इक्वल हैं। तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये करा। और नाउ ए के लिए हम क्या करेंगे, बचे हुए तीन टर्म है उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 4 और 3 60, 5 4 एंड 2 40 आ जाएगा, और 5 3 एंड 2 30 आएगा ना, और यहां पर आएगा 24। इनको और या तो इसी रेशियो पे ही काम कर लो, है ना, या फिर रिड्यूस करके कर लो। अच्छा, अगर हम इसी रेशियो पे इस बार यूनिटरी मेथड करते हैं तो 60 40 140, सॉरी 100 और 30, 130 और 24, 154, और 154 यूनिट करस्पॉन्ड है 1540 के, तो 1 यूनिट करस्पॉन्ड होगा 10 के। तो इसको मिलेगा 600 रुपए, हाँ, इसको 400, यहां पर इसको 300, और यहां पर 240। आगे बात समझ में? आन्या, क्या हो गया? ऐश्वर्या, यूनिटरी मेथड कर लिया है मैंने, माना है कि ए को 60 यूनिट ऑफ रुपीज मिले, बी को 40 यूनिट ऑफ रुपीज मिले, सी को 30 यूनिट ऑफ रुपीज मिले, और डी को 24 यूनिट ऑफ रुपीज मिले। इसको और रिड्यूस नहीं करा है, इसी पे ही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इनका सम किया है तो 154 मिला है, जो कि देखा गया कि 154 यूनिट ऑफ रुपीज विल बी इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट, करस्पॉन्ड, इट इज नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू 1540। तो 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 10 रुपीज के, 1 यूनिट इज करस्पॉन्डिंग टू 10 रुपीज। तो यहाँ पर 60 यूनिट ऑफ रुपीज विल बी इक्वल टू 600 रुपीज, 40 400, 30 300, 24 240। आ गया बात समझ में?
चलो देखो प्लीज, प्लीज बात नहीं अब, हो गया, कर लिया तुम लोगों ने, अभी तो देख लो। द नंबर ऑफ 1 rupees coins, 50 पैसा एंड 25 पैसा coins इन अ बैग आर इन द रेशियो 2:3:4, यानी क्वांटिटी का रेशियो है 2:3:4। क्वांटिटी का रेशियो यानी कितने होंगे, तो क्वांटिटी का रेशियो है 1 rupees, 50 पैसा और 25 पैसे। इनका जो, दिस आर डिनोमिनेशन वैल्यू, है ना। और जो रेशियो है क्वांटिटी का वो है 2:3। तो मैं मान लेता हूँ 2x नंबर ऑफ कॉइन्स है 1 rupees का, और 3x नंबर ऑफ कॉइन्स है 50 पैसे के लिए, और 4x नंबर ऑफ कॉइन्स है 25 पैसे वाला। वैल्यू, टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन इनटू द क्वांटिटी, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे जेब में 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो वैल्यू कितनी हुई, कैसे निकाला, वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना। तो अगर 2x नंबर ऑफ कॉइन्स है 1 rupees के, तो टोटल वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। अब एक बात, टोटल जो वैल्यू है उस बैग में 900 रुपए के है, यानी वैल्यू, इन सिक्कों से मिलने वाला टोटल वैल्यू कितना है, 900 रुपए, यानी LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो यहां पर एक चीज पे ध्यान दो कि ये रुपए में है, बाकी दो डिनोमिनेशन पैसे में है, तो या तो इनको भी रुपए में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको पैसे में। तो अगर मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करूं, इसको पैसे में कन्वर्ट करूं, तो मेरे पास आएगा 100p आया। अब वैल्यू बनाते हैं, 2x into 100, 200x पैसे है मेरे पास, नॉट इन रुपीज, है ना। प्लस यहां पर 150 into x पैसे, और यहां पर आएंगे 100, आ रहा है बात समझ में, x। और इनकी टोटल वैल्यू 900 into 100 है, यानी 900 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लिया। LHS इज इक्वल टू RHS, पैसा इज इक्वल टू पैसा, बेसिक मैथमेटिक्स, कि जो LHS है वही RHS होना चाहिए। तो 200, 350 कितना हो गया, 450, x इज इक्वल टू 90,000। सो x इज इक्वल टू 200। x अगर 200 के बराबर आएगा, तो यहां पर ये आएगा 400, ये आएगा 600, और ये आएगा, ये है कॉइन्स। तुम रुपए में कन्वर्ट कर लेते, है ना, जहां पर 1 rupees लिखा हुआ है उसको रहने दो। 50 पैसे को तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 रुपीज, या फिर 1/2 यहाँ पर, और फिर ये आएगा 1/4 रुपीज। और क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब 2x 3x और ये 4x ही ले लो। अब रुपए को रुपए के बराबर रखो, क्योंकि पिछले में हमने पैसे को पैसे से इक्वेट कर दिया, इस बार रुपए को रुपए से। सो आएगा 2x प्लस, यहाँ आएगा 1.5x, और यहाँ आएगा 1x विल बी इक्वल टू 900। तो 4.5x इज इक्वल टू 900। सो x इज इक्वल टू 200, यहां से भी वही है। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास कॉइन्स हैं, 1 रुपए के 400, 50 पैसे के 600 और 25 पैसे के 800 कॉइन्स हैं, ठीक है।
समझो इसको, ठीक है। आ गया राहुल? डन। कनीज, व्हाट इज योर आंसर? नहीं आया, छोड़ दो अभी, चलो देखो। इन हिज विल अ मैन डिवाइड हाफ हिज वेल्थ अमंग हिज सन्स रोहन एंड सोहन। रोहन और सोहन में, कह रहा जितना उसके पास था ना, उसका आधा इन दो लोगों में दे दिया, उसका आधा। यानी मान लो कि अभी फॉर एग्जांपल कि पूरी प्रॉपर्टी का एक्स इनके पास चला गया, तो और किस रेशियो में जाता है? 3:5 के रेशियो में, ठीक है। और रिमेनिंग हाफ यानी बचा हुआ आधा, यानी अगर एक्स इनके पास जा रहा है तो एक्स उनके पास भी जाएगा। कौन है? छवि एंड ध्रुवी है। छवि और ध्रुवी, इनके पास भी मिलाकर कितना जाएगा? एक्स ही जाएगा। और किस रेशियो में जाएगा? 7:9 में जाएगा, ठीक है ना? ओके। इफ छवि गॉट 8,000 रुपीज मोर देन वन ऑफ हर ब्रदर्स, देन हाउ मच डिड सोहन गेट, यानी सोहन के बारे में। तो अभी समझो ऐसे कि जितना इन दोनों भाइयों में गया है उतना ही इनके पास गया है, ठीक है। तो क्या इन दोनों के पास जो गया है और इन दोनों के पास जो गया है, उन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए? लेकिन सबसे पहले यहां पर डिसाइड कर लिया जाए कि अगर इनको 3K मिल रहा है, इसको 5K मिल रहा है, और यहाँ पर ये भाई साहब 7P पा रहे हैं और इनको 9P मिल रहा है, तो इनका ऐड कर दिया जाए, कितना आएगा? 16P, ठीक है ना? और इनका ऐड करने पे कितना आएगा? 8K आएगा, है ना? तो क्या K इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P है? बोलो। अच्छा, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब हम इनको सेम उसमें वेरिएबल में देखेंगे। भैया, अगर छवि अपने किसी एक भाई से ज्यादा पा रही है तो किस भाई से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 7P पा रही है, तो इस K को हटा करके मैं P लेके आऊं, और उसके लिए मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। K को चेंज करते हैं ट्वाइस ऑफ P से, तो ये कितना हो जाएगा? 10P हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा? 6P। अब बताओ, छवि 7P पा रही है और दो भाई हैं उसके, रोहन और सोहन, तो किससे वो ज्यादा पा रही है और किससे कम? तो रोहन से ज्यादा पा रही है बट सोहन से तो कम पा रही है, तो उसमें लिखा हुआ है कि छवि गॉट 8,000 रुपीज मोर देन वन ऑफ हर ब्रदर्स। तो यानी कि वो बंदा रोहन ही है जिससे वो 8,000 ज्यादा पा रही है। तो 7P माइनस 6P, 7P माइनस का 6P विल बी इक्वल टू 8,000 रुपीज, ज्यादा है यानी कि डिफरेंस 8,000 है। दैट मीन्स P इज इक्वल टू 8,000। अगर P 8,000 के बराबर है तो सोहन का पैसा कितना हो जाएगा? सोहन 80,000। सो 10P इज इक्वल टू 80,000। हो गया, इसको हटा दो। पिक्चर ले लिया करना है, मतलब अगर नोट करने में दिक्कत हो तो पिक्चर ले लो। 6P रुपीज रोहन को मिल रहा है, सोहन को 10P रुपीज मिल रहा है, और छवि को 7P रुपीज मिल रहा है। और लिखा हुआ है कि छवि अपने दोनों भाइयों में से किसी एक से 8,000 ज्यादा पा रही है, तो तुम देख के बताओ किससे ज्यादा पाएगी वो? क्यों रोहन से ज्यादा पा रही है? हाँ, तो बस, ठीक है।
अन्या, साहिल, नहीं आया, कनीज। चलो देखो, a bag contains three types of coins: निकेल, यानी एन लिख दिया, है ना, डाइम्स, डी लिख दिया, और क्वार्टर्स के लिए क्यू लिख दिया यहाँ पर। और इनका वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन दिया है। तो डिनोमिनेशन का वैल्यू क्या है कि 5 पैसा, तो 5p लिख दो। यहाँ पर 10 पैसा यानी 10p लिख दिया, और ये है 25 पैसा यानी कि 25p लिख दिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किस रेशियो में, क्वांटिटी का रेशियो। 5x नंबर ऑफ कॉइन्स निकेल का है, 3x नंबर ऑफ कॉइन्स डाइम्स, और 2x नंबर ऑफ कॉइन्स है क्वार्टर्स के लिए। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द डाइम्स इज 50 पैसा मोर देन द निकेल्स, डाइम्स का टोटल वैल्यू निकेल के टोटल वैल्यू से कितना ज्यादा है, 50 पैसे से ज्यादा है। तो इनका टोटल वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हम इसको लिख ले 30x पैसा टोटल है, ना लिखे पी, वो तो पी सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि भैया पैसा है ये। ठीक है ना। और ये कितना पाएगा, 25x पैसा, इसका वैल्यू हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 30x माइनस का 25x, इट इज गिवन एज 50 पैसा। ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 10। तो अगर x 10 के बराबर है तो क्वार्टर्स कुल कितने होंगे, तो यहां से निकाल लेंगे हम। सो 2 इंटू 10, 20 पैसे। मतलब देर आर 20 कॉइन्स ऑफ क्वार्टर्स। ठीक है। उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब है करने का, करके हम करेंगे भी क्या। उसने पूछा है कि हाउ मेनी क्वार्टर्स डज द बैग कंटेन, हाउ मेनी, इट इज नॉट हाउ मच। मेनी मतलब कॉइन्स की बात कर रहा है कि कितने क्वार्टर्स थे उस बैग में। ठीक है। सॉल्व इट।
डन। स्वस्तिक हो गया। आ गया तुम लोगों का? नहीं आया? समझो। In an examination, the marks scored by Shyam Dhanya were in the ratio 4:7। तो श्याम का रेशियो, श्याम का मार्क्स जो है 4x मान लो, कि श्याम का जो स्कोर है दैट इज 4x, यानी ये 4x मार्क्स पाता है और धान्या जो है 7x। आफ्टर टेकिंग द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देयर मार्क्स इंक्रीज बाय 30 यानी दोनों को 30-30 और मिल जाते हैं। नाउ द मार्क्स ऑफ श्याम एंड धान्या आर इन द रेशियो, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग। तेरी 4x प्लस 30 मिला किसको, यानी 30 इंक्रीज हो गया। और धान्या का भी तो 7x प्लस 30 हो जाएगा फिर। और इनका जो रेशियो है अभी फिलहाल के लिए वो दिया हुआ है, दैट इज 2:3, यानी 2/3। बस यही इतना ही करना था। तो 3 4 जा दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है ना। वेरिएबल ले लो, चलो y और y ले लेते हैं, बस खुश। बिल्कुल, तभी तुम्हें कह रहा हूं तुम जीनियस हो। नहीं होगा। 3 4 जा 12, बिल्कुल नहीं होगा, वो सही कह रहा है भाई, कोई मतलब ही नहीं है ना। 7 2 जा, और यहाँ पे कितना आएगा? तो 2x इज इक्वल टू वॉट? x इज इक्वल टू, अब तो बता ही सकते हो, है ना? 60 आ जाएगा इसका स्कोर, और यहाँ पर 105। हम्म। हो गया? नहीं आया समझ में? बेटा ये कह रहा है कि सुनो, ये इधर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। और इसका इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, और इक्वालिटी यहीं रहेगी, और ये मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, फिर रीअरेंज कर लेंगे। कौन सा वाला? अरे सुनो सुनो सुनो, वो एक्चुअली तुम ना, तब जब 2/5 करोगे ना, तो इनका इनका स्कोर ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। क्योंकि तब तुमने क्या मान लिया कि 3 और 2 यानी दोनों का स्कोर मिलाकर 5 है। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 लिख रहे हो, तब इन दोनों का स्कोर क्या करोगे, ऐड करके नीचे लिखोगे। तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। नहीं समझा मेरी बात? जैसे कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ लिख रहा हूँ, कि अगर तुमने कहा कि ये जो 4x+30 है, यही कह रहे हो ना तुम, कि दिस इज करस्पॉन्ड टू 2/5, बट वो अफोर्ट वैल्यू, टोटल वैल्यू, यानी जो उनमें उनका जो मिला करके हो रहा है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनका ऐड करके डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा। क्योंकि तुमने रेशियोज जो 2 और 3 दिए थे ना, उनको ऐड करके डिनोमिनेटर में रखा है। तो देखा जाए तो 2 करस्पॉन्ड टू दिस है और 3 करस्पॉन्ड टू दिस है। तो अगर 5 को डिनोमिनेटर में डाला है, तो इनको भी डिनोमिनेटर में ऐड करके डाल, मतलब इनको ऐड करके डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। ठीक है ना?
अन्य, अन्य तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, आज एक भी आंसर आया, आया है? ठीक है। क्रिश, देखो। यहाँ पर तीन लोग हैं, एल, एम और एन। इनके पास मिलाकर के कितना है? 10,800 है। अगर वो 100 रुपीज, यानी जिस ऑर्डर में नाम दिया है उसी ऑर्डर में 100 रुपीज, 150 एंड 200 रुपीज दे आर स्पेंडिंग, ठीक है? तो अमाउंट्स रिमेनिंग विद देम आर इन द रेशियो 5:8:10। तो सेविंग्स का जो रेशियो है दैट इज 5:8 और 10 का रेशियो है। तो मैं मान रहा हूं कि इसके पास 5x रिमेनिंग बचा, मतलब रिमेनिंग है, इसके पास 8x है और इसके पास। तो एक बात बताओ, जो उनके पास बच रहा है और जो उन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया है, उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल इनकम के बराबर आएगा। तो इसने 100 रुपए, इसने 150 और इसने 200। सेविंग और एक्सपेंडिचर, सेविंग और एक्सपेंडिचर, सेविंग और एक्सपेंडिचर, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23x, है ना? और इनका एडिशन कितना होगा? 450। दैट विल, दिस विल बी इक्वल टू 10,800। हम्म। 23x इज इक्वल टू 10350 एंड x इज इक्वल टू कितना आएगा? 450। तो किसका पूछ रहा है वो? व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट विद लास्या? तो इनिशियल अमाउंट ये ही था उनके पास, उसके पास 5x+100, है ना, जिसमें से 5x रिमेनिंग है और 100 खर्च कर दिया है उसने। तो 5x का वैल्यू तभी आएगा जब x में आप क्या रखेंगे? 450। हाँ जी, आ गया। 450 रख देंगे, x में आ जाएगा। अंगद समझ आ गया? बिल्कुल सही बात है। लिमिट।
चलो सॉल्व करते हैं इसको। 1 year ago the ratio between Lakshman's and Gopal's salary, देखते हैं बेटा। लक्ष्मण और गोपाल की जो सैलरी का रेशियो था वो है 3:4। ये 1 साल पहले का है। द इंडिविजुअल रेशियोज बिटवीन देयर लास्ट ईयर्स, अच्छा लास्ट ईयर्स एंड दिस ईयर सैलरी, मतलब इंडिविजुअल पूछ रहा है कि मतलब बोल रहा है कि यानी लक्ष्मण का, है ना, जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो सैलरी का रेशियो है दैट इज 4:5। और गोपाल का यहाँ पर प्रीवियस टू करंट जो होगा दैट इज 2:3 है ना। एट प्रेजेंट द टोटल of their salary is 4160, the salary of Lakshman now is, तो लक्ष्मण की सैलरी निकालनी है। ध्यान दो, ये 1 साल पहले जो लक्ष्मण और गोपाल की सैलरी का जो है यहाँ पर रेशियो था। तो ये तो प्रीवियस ईयर है। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, लक्ष्मण का प्रीवियस ईयर 4x मान लेते हैं और इसका 5x मान, मतलब करंट ईयर का 5x मान लेते हैं। और यहाँ 2y गोपाल का प्रीवियस ईयर का, और यहाँ पर 3y है जो करंट ईयर का है। तो क्या दिस अपॉन दिस 3:4 के रेशियो बराबर है होगा, क्योंकि लक्ष्मण का प्रीवियस ईयर कितना है, 4x सैलरी है, और गोपाल का प्रीवियस ईयर में 2y सैलरी है, और इनका रेशियो तो दिया हुआ है 3/4। तो 4x/2y इज इक्वल टू 3/4। हाँ, 2 2 ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 8x/3 ये मिलेगा। हाँ जी, हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है कि अगर उनकी करंट सैलरी जो है, उनकी करंट सैलरी यानी कि जो 5x और 3y, तो 5x+3y, इनकी जो करंट सैलरी है ना वो दिया हुआ है 4160 दिया हुआ है। और हमें क्या बताना है कि गोपाल लक्ष्मण का करंट सैलरी है ना, नाउ, यानी x निकालना है हमें। तो एक काम कर लिया जाए, y को हटा दिया जाए। हाँ, तो y को हटाने से x मिल जाएगा यहाँ पर। इसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे जो रिलेशन मिला है y इज इक्वल टू 8x/3। तो 5x प्लस का 3 × 8/3 ऑफ x इज इक्वल टू 4160। तो 3 और 3 विल गेट कैंसिल्ड आउट। तो ये आएगा 13x इज इक्वल टू 4160। x इज इक्वल टू 300, 320, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 320, x इज 320। तो लक्ष्मण का करंट सैलरी 320 × 5, 1600, ठीक है। डन।
हो गया? कितना आंसर आया? इन अ मिक्स इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 4:7। एक मिक्सचर है, उसमें वाटर टू मिल्क दिया हुआ है, तो ये 4:7 का रेशियो है। 14 liters of water are added to the mixture. The new ratio of milk and water becomes 3:2। तो वाटर अगर 14 लीटर ऐड किया जा रहा है तो वाटर में ही जाएगा वो। हम्म तो अगर यहाँ पर मान ले कि 4x लीटर वाटर है और 7x लीटर क्या है, मिल्क है, तो अगर 4x में 14 लीटर जो है वाटर ऐड किया जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिल्क टू वाटर दिया हुआ है, तो ये वाटर की क्वांटिटी है, तो मिल्क तो सेम ही रहेगा ना जितना था पहले, मिल्क थोड़ी ना बदल जाएगा। हम्म और मिल्क टू वाटर है तो 3:2, यहाँ पर वाटर टू मिल्क लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 21। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क वर इन द ओरिजिनल मिक्सचर? 147। सो आंसर इज 147। हो गया? नहीं हुआ? देखो, a vessel contains a certain alcohol and soda। तो अल्कोहल और सोडा
if 31 liters of alcohol is added, the ratio of the alcohol to soda becomes 6:5। ठीक है ना, ध्यान दो। तो अब उस वेसल में एल्कोहल ए मान लेते हैं और सोडा एस मान लेते हैं। 31 लीटर्स अगर ऐड होगा तो एल्कोहल में ऐड होगा। सो एल्कोहल प्लस 31 लिखेंगे और डिवाइड बाई सोडा। एल्कोहल अभी और सोडा का जो करंट रेशियो क्या है, 6:5। ये ऐसे लिखना था। ठीक है। इफ 23, अब कंडीशन बता रहा है कि अगर ये ना करते ये करे, इफ 23 लीटर्स ऑफ सोडा इज एडेड, अगर 23 लीटर सोडा ऐड किया जाए, यानी पहली वाली ही सिचुएशन में कि अगर अल्कोहल ना ऐड करके क्या ऐड कर दिया जाए, सोडा, तो द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू सोडा 2:3 बन जाएगा, है ना। तो अल्कोहल अल्कोहल ही रहेगा और सोडा में कितना जाएगा, 23 जाएगा। और यहां पर रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3। यहां ये सॉल्व कर लो। देन फाइंड द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू सोडा इन द इनिशियल मिक्सचर। तो 5A और ये कितना हो जाएगा, 155। 155 और दिस इज 6। इट इज दिस इज एस, है ना, 6S। ठीक है। तो 5A माइनस का 6S और ये हो जाएगा माइनस का 155। ये एक इक्वेशन अपनी। ठीक है। यहां पर थ्राइस ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S और यहां पर आएगा प्लस का 46। तो 3A माइनस का ट्वाइस ऑफ S इज इक्वल टू 46। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, अच्छा देखो एस को, अच्छा पूछा क्या है, अच्छा को इनिशियल रेशियो। तो पहले तो एस को हटा दें, क्योंकि जो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में यहाँ कोएफिशिएंट है एस का और यहाँ कोएफिशिएंट, उसका रेशियो क्या है, 1:3, यानी कि 3:1 का रेशियो है। 6 और 2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 3:1। तो इसका मतलब है कि 1 से मैं ऊपर वाले में यानी पहले इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में, और दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे मिलेगा 5A माइनस का 6S इज इक्वल टू माइनस का 155। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9A माइनस का 6S। और यहाँ पर आएगा 3 × 4 120 और 144, 46, सॉरी, × 3 ना, वन कितना होगा, 138 होगा, 138। सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्शन में यहां पर मिलेगा तुम्हें माइनस का 4A, है ना, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का टोटल क्या आएगा, ये 200 माइनस का 293, है ना। कोई दिक्कत, क्यों नहीं होगा। A इज इक्वल टू 293 और डिवाइडेड बाई, अरे रुको भाई, रेशियो निकालना है ना, A2S का रेशियो निकालना है ना, तो ये गलत आया है क्या, ये कैलकुलेशन सही है ना अपनी जगह पे। अब S निकाल के बताओ जल्दी से। हाँ S निकाल के बताओ, S क्या आएगा, S सब्स्टिट्यूट करके बताओ। 695/8, पक्का। यही आ रहा है, एग्जैक्टली यही है। तो एल्कोहल टू सोडा बताना है ना, 293 डिवाइडेड बाई 4, क्या हुआ,
ये नहीं है। तब क्या है? 774। 770 बाई 4 ये आएगा। हम्म। हम्म। तो A to S का अगर देखा जाए तो 293 और इस टू 775। ये सही बताओ, तुम लोग क्या करवा रहे हो मुझसे? 695/8 आएगा। 695/8 आरिश, ये कंफर्म है? मैंने कुछ नहीं सॉल्व किया है, यही आया है ना? इसी पे ही सॉल्व करेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। 293/4 और 695/8। इसको सॉल्व करो, किसी से डिवाइड होगा ये? नहीं, 3 से तो नहीं होगा। एक काम कर लो जरा, क्रॉस चेक करो कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। ये जो किया है वो सही है। हम्म। तो ऑप्शन गलत होंगे फिर। हो सकता है ऑप्शन कॉपी करते हुए गलत कर दिया हो मैंने। बट एक बार यहाँ पे प्रॉपरली मैच कर लेते हैं। 31 लीटर्स एल्कोहल मिला रहा है ना वो, तो एल्कोहल टू सोडा बिकम 6:5। ठीक है, तो 5A। ठीक। और यहाँ पे उसने क्या मिलाया है? सोडा। S+23 हो जाएगा। और एल्कोहल टू सोडा, ये बन जाएगा 2/3। 3A। ठीक है फिर, क्योंकि अपना कैलकुलेशन तो उसके हिसाब से सही है। तो ऑप्शन गलत हो सकते हैं। तो समझ आ गई बात यहाँ पर इस टाइप के सवाल को। ठीक, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा कोई दिक्कत नहीं, बट अपना कैलकुलेशन तो सही है। हाँ, यहाँ पर साइमल्टेनियस सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, सही है। ठीक है, चले आगे। देखना पड़ेगा अभी।
देखते हैं। देखते हैं। सॉल्व करें। The ratio of the present ages of a man and his wife, his only daughter, is 4:1। एक मैन है और उसकी ओनली डॉटर है। प्रेजेंट एज का जो सम है ना, दैट इज 4:1। द मैन वॉज 30 years oल्ड। जब मैन 30 साल का, वॉज 30 years old, जब मैन 30 साल का था, when his only son, who is 3 years younger to his daughter, was born। ठीक है। तो जब मैन 30 साल का था तो उसकी बेटी 3 साल की थी ना, तब वो बेटा उसका पैदा हुआ था। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो। नहीं आया? अच्छा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन? तो पास्ट की बात कर रहा है, मतलब पास्ट में जब मैन 30 साल का था, उसकी बेटी 3 साल की थी। उसकी बेटी 3 साल की थी, तो उसका सन उस टाइम जन्म लेता है। ठीक है, पैदा होता है। हाँ, बताओ। तो अब क्या किया जाए? बताओ क्या किया जाए। ये 4x और ये 1x मान लें। 30 - this। चलो, कह रहे कि यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा और यहाँ का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। क्या हुआ? सुनो ध्यान से। यार, मैन का प्रेजेंट टाइम में एज कितना है? और पास्ट में उसका 30 साल बोला गया है, उसी सेम टाइम पे वो 3 साल की थी उसकी डॉटर। प्रेजेंट टाइम में उसकी डॉटर कितने साल की है? X years की है। तो 4x - 30, क्या ये बराबर होगा x - 3 के? बोलो ना। होगा या नहीं होगा? मैन का प्रेजेंट टाइम का एज उसके पास्ट से तो ज्यादा ही होगा। हाँ। और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा और यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अरे, ऐसे समझो कि मेरे और तुम्हारे बीच का जो अभी एज का जो डिफरेंस है वही आने वाले 1 साल बाद भी होगा या नहीं होगा, या 10 साल बाद भी वही सेम होगा। ट्रू है? पक्का? और ऐसे सोचो कि जो तुम्हारी एज है, तुम्हारे फादर की जो एज है, उनका जो डिफरेंस है वही आज जो है वही आने वाले 1 साल बाद भी होगा। 1 साल पहले भी था, आने वाले 10 साल बाद भी वही होगा। समझ आ गई बात? तो बस वो वही है, यानी डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो बताओ, 3x = कितना आएगा? और x = 9। और अगर x 9 है तो ये कितने का रहा होगा? x मतलब है कि उसकी बेटी आज के टाइम पे 9 साल की है, उसका बेटा 6 साल का ही होगा। बस इतनी बात है। यहाँ तक ठीक है? बोलो, क्लियर है? ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद।